हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GK GS जोन पे। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो आपका टॉपिक है RRB LP एंड टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम, उस पर ही चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ बातें बताएंगे और साथ में आपका आज हम पहला क्लास स्टार्ट भी करेंगे। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि RRB LP और टेक्नीशियन जैसा एग्ज़ाम, खासकर रेलवे के कोई सा भी एग्ज़ाम को ले लो, तो इसके सवाल उतना मुश्किल नहीं होता है। जितना आप मुश्किल सोच रहे हो उतना कतई मुश्किल नहीं होता है। आप अगर ध्यानपूर्वक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, जो आपका 17-18 में एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि तकरीबन 50% से ज़्यादा सवाल बेसिक ही होता है। मैं आज ऑफलाइन क्लासेज में भी देखता हूँ और बहुत सारे बच्चे को जब तैयारी करते देखता हूँ, तो मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ होता है कि बच्चे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पर भी ध्यान देते हैं और सिंपल सवाल पे प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। मैं आपको सीधा एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा वर्क करो और जो आपका बेसिक चैप्टर है, उस बेसिक चैप्टर्स पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कमांड करने की कोशिश करो। अगर आपको ये सारी बातें याद ही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में बैठ करके भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आज से हम ये सारा जो आपका टॉपिक है वो करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रेलवे वाले एग्ज़ाम में मैं उन बच्चों को ज़्यादा फोकस कर रहा हूं जो बच्चे थोड़े वीक हैं और पहले तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाए हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि 2-2.5 महीने का टाइम ही है, अब हम लोग तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम आपको एक बात बता दें, अभी भी बहुत समय है, 2-2.5 महीना भी बहुत समय होता है, क्योंकि हम पहले ही आपको बताए कि रेलवे के एग्ज़ाम उतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर 2.5 महीने मन से ध्यानपूर्वक बढ़िया से समझ करके और थोड़ा जी तोड़ मेहनत कर लिया जाए तो रेलवे आराम से क्रैक हो सकता है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सीट कम है, जिसकी वजह से थोड़ा कटअप ज़्यादा जाएगा और थोड़ा कंपटीशन होगा, लेकिन फिर भी अगर आप 2.5 महीने अगर मन से आप जितना कोशिश कर सकते हैं करके एग्ज़ाम देते हैं तो शायद आपके सिलेक्शन आसानी से हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा बच्चे अब फ्यूचर्स को लेकर के ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि आगे हम क्या कर लेंगे, पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आपके बस में ना तो फ्यूचर है और ना तो जो बीत गया वो है। आपके हाथ में सिर्फ अभी प्रेजेंट है जो आप कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में आप अच्छा काम करिए, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज हम बताना चाह रहे हैं कि क्या करने वाले हैं इस वीडियो में और कैसे हम शुरुआत करेंगे और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि चूँकि रेलवे में बहुत ज़्यादा अभी जीके का उतना बजट नहीं है, जीके उतना ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस है, और साथ में आपको करंट अफेयर को पूरा करके बैठना है। इतना से आपका काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन बैठना सिर्फ नहीं है, आपको एवरेज काम नहीं करना है, आपको एवरेज से थोड़ा अच्छा काम करके देना है। और अगर एवरेज से आप अच्छा काम करने की कोशिश करोगे तो मेरा विश्वास मानो, मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप तकरीबन 99%, 100% तक क्वेश्चन को सॉल्व करके उससे आप नंबर उठा सकते हो और यहीं से आपका स्कोर बढ़ेगा भी। हाँ, सिलेक्शन होने के लिए 5-7 नंबर का ही खेल है जो आपको साइंस करा के देगा। साइंस पिछले बार भी रेलवे ने अच्छा पूछा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा है, तो साइंस के न्यूमेरिकल पोर्शन को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। तो हम लोग 2 तरीके से सेक्शन बना करके काम करेंगे। हम लोग एक तरफ मैथ वाला सेक्शन में काम करेंगे और एक तरफ जनरल साइंस का काम करेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो पे बने रहते हो और धीरे धीरे आप वीडियो को पूरा देखते हो, चूँकि हम पहले कह रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा समय आप काम खराब नहीं करेंगे, चूँकि हमें उतना ज़्यादा आपको हाई फाई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत तरीके से और कॉन्सेप्ट वाइज काम किया जाए तो आप कम एफर्ट में भी ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, चलिए आपको हम बता दें कि आज हम कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं। तो हम बहुत ही बेसिक चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ में इसका जो बीच बीच में थ्योरी आएगा वो हम आपको थ्योरी भी बताएंगे। जितना बात कहा जाता है उतना बात पे अगर आप फोकस करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वो चैप्टर अच्छा होगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। नॉर्मली आप 9-10 पढ़ाई करके आए हो, 9-10 जब आप पढ़ाई किए हो तो आपको जोड़ घटाव गुना भाग और बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट पता ही है। उतना से ही सबको मिला करके सिर्फ सोचने का तरीका बदलिए, थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं आज और दिखाते हैं कि रेलवे ने नंबर सिस्टम से क्या क्या सवाल पूछा है। आज ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, आपको सिर्फ हम पैटर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो सीरीज आएगा उसमें हम आपको सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कराएंगे। आज का पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे होगा। अच्छा, शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दें, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो
तो आपके लिए कुछ बातें लिखा हुआ है कि जिस दिन मन आपका हारने लगे तो खुद से एक सवाल पूछना कि अगर दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना क्यों देखा। अगर आप नौकरी करना चाह रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर आप पीछे हट नहीं सकते हो, मेहनत जारी रखो। मैंने कहा है कि प्रेजेंट पे काम करो, अपने आप ही आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। आपके जो भविष्य भूत में आपने अच्छे से काम नहीं किया होगा, यानी आपका जो पास्ट था उस पर आदि आपने अच्छे से काम नहीं किया, जिसकी वजह से आपको अभी परेशानी आ रही है। आप अभी अच्छा करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। चलिए आज का पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे है। रेलवे ने यह सवाल पूछा है और उन्हीं सवालों को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें करना है। सबसे पहला सवाल देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे होगा। सवाल कर रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं। परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम बता भी दें। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है जिसको आप P/Q के रूप में लिखते हो। पढ़ के तो यही आए होगे आप, ठीक है। और इसमें जो परिमेय संख्या होती है तो वो सारी जो गिनती की संख्या है वो सब परिमेय संख्या ही है। जैसे 1 2 3 4 ये सारी परिमेय संख्या है, चूंकि हम इसको इस तरीके से बटा 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में कोई भी ऐसी संख्या जैसे 5/7, 8/9 इत्यादि इस तरह की जो भी संख्या है वो सब परिमेय संख्या है। रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्या नहीं कहलाती। जैसे अगर हम लिख दें √2, √3, तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लिखें यहाँ से √4, तो ये सब तो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन √4 का जो वैल्यू होता है वो आपका 2 होता है, जो कि 2 एक परिमेय संख्या है, तो √4 भी परिमेय संख्या होगी। तो रूट वाला जो वैल्यू होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट क्यू है, तो वो सारा तो आपका परिमेय संख्या होगा ही। तो यहाँ पे कुछ सवाल में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका क्यूबिक रूट है 64, ये क्यूबिक आपका 64 है और इसमें पावर 1/6 है, और ये पावर में 1/4 है, और ये पावर में 2 है। तो ये इसका समझना है आपको कि इसका एक्चुअल में वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपका सबका वैल्यू निकाल दो तो आप अपरिमेय संख्या को आसानी से बता सकते हो। जैसे देखो, ये जो आपका √64 है इसका वैल्यू तो 8 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या है। पर आपसे पूछा कौन है अपरिमेय संख्या, कौन है? तो ये तो आपका परिमेय संख्या है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। उसी प्रकार से अगर हम इसका कहें, ये लिखा हुआ है आपका 64 का पावर 1/6, ठीक है। 64 का पावर 1/6 लिखा हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि 2 का पावर अगर हम 6 करें, 2 का पावर 6 करें और इसका पावर 1/6 कर दें, तो 2 का पावर 6 कितना होता है? आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64, मतलब 2 का पावर 6 64 ही होगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो 2 आएगा। तो ये वाला भी आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, इसलिए भी आपका ऑप्शन आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपका सही जवाब नहीं होगा। अब आपका 2 ऑप्शन बचा है, एक ये है और एक ये है। तो ये देखिए, ये जो 64 लिखा हुआ है ना, इस 64 को हम इस तरीके से बोल सकते हैं 4 × 4 × 4। तो ये तो 4 × 16 और 16 × 64, तो ये तो ये वाला इसका वैल्यू 4 मिलेगा। लेकिन ये वाला जो संख्या है, ये वाला वैल्यू का एग्जैक्ट आपका मान नहीं मिलेगा, इसलिए आपका जो अपरिमेय संख्या है वो यही वाला संख्या है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा बात है, आपको सिर्फ सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए, ये आपका जो 64 लिखा हुआ है, तो 4 का जब आप करेंगे ना क्यूब, 4 का क्यू करते हैं तो क्या मिलता है? 4 × 4 × 4, तो 4 × 16 और 16 × 64। डेट मीन्स ये कि जो इसका मान होगा वो 4 होगा, ठीक है। इसका मान 4 होगा। तो इसमें से ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो है परिमेय संख्या आ गया है। अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये छोटा सा सवाल था, इस तरीके से आपको डिस्कस करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। और ये सब रिवीजन का चीज़ है, आप अगर बुक निकाल करके रिवाइज भी करोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जितनी भी संख्याएं होती है, खास करके नंबर सिस्टम में जो बेसिक संख्या है, जैसे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, आपका अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, यही सब 4 चीज़ों को मिला करके बेसिक सवाल पूछा जाता है। चलिए हम दिखाते हैं सवाल नंबर 2 कि सवाल नंबर 2 क्या है, ठीक है।
देखिए सवाल नंबर 2 कहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 12 से पूर्णतः विभाज्य है, इस तरह का बहुत संख्या पूछा जाता है विभाज्यता के नियम से कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। बहुत सिंपल सा अप्रोच है। आपको हम एक सजेशन भी देंगे कि संख्या पद्धति अगर आप पढ़ रहे हो तो विभाज्यता के नियम पे खूब काम करो, क्योंकि विभाज्यता के नियम पे खूब काम करोगे तो आपको बहुत सा सवाल तो ऐसे ही सोच सोच के बन जाएगा। ठीक है, 12 से कौन सी संख्या कट रही है, तो वैसे विभाज्यता का जो नियम होता है वो आप रटे भी होगे, लेकिन आप 12 का ऐसे नॉर्मली कोई नहीं रटता। ठीक है, 1 से लेकर के आप 9 तक जानते होगे, पर 11, 12, 13 इस तरीके से 11 तक जनरली लोग रट ही लेता है, पर 15, 18, 20 इस तरीके से कोई नहीं रटता। तो आपको हिंट दे रहा है 12 से कौन सी संख्या कटेगी। तो सबसे पहले आप 12 के बारे में सोचो कि 12 किसका किसका मल्टीपल है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 12 जो है इस तरीके से 3 गुने 4 भी लिख सकते हो, है ना, 4 तिया 12 होता है। तो इसमें से दी हुई संख्या, जो संख्या 3 से कटेगी और 4 से कटेगी, फिर से हम कह रहे हैं जो संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी वो संख्या 12 से भी कटेगी। ठीक है, मतलब कह रहा है, कहने का ये मतलब है कि 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 से भी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आप देखें कि 3 से भी कटने वाली संख्या और 4 से भी कटने वाली संख्या, जैसे एक संख्या मान लेते हैं 24 है। ये 24 जो है 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 12 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो यदि हमको 12 से चेक करना है कि इसमें से जो संख्या है कौन 12 से विभाज्य है, तो हम क्यों ना ऐसा करें, 12 से तो तभी विभाज्य होगा ना जब 3 और 4 दोनों से होगा। ठीक है, तो 3 से चेक करना बहुत आसान होता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर जो आपकी संख्या दी हुई है सारे अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन संख्याओं को देखेंगे अंकों का योग करके कि कौन ऐसी संख्या जो 3 से नहीं कट रहा है। अगर कोई संख्या ऐसा मिल जाए जो 3 से नहीं कट रहा है तो वो 12 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम काउंट करेंगे। काउंट करने वक्त एक बात और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। जब आप संख्या को जोड़ना शुरू करो 3 और 9 के केस में, ठीक है, 3 और 9 के केस में कि 3 से कटने वाली संख्या क्या होती है, तो संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 9 का भी सेम थ्योरी है, यदि संख्याओं का योग 9 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन जब आप संख्याओं का योग निकालेंगे ना तो बड़ा बड़ा संख्या मिलेगा, तो समय लगेगा ना योग निकालने में। आपको क्या करना है कि जहां जहां जोड़ करके 9 आ जाए उस 9 को आप छोड़ दीजिएगा, उसको आप 0 मान लीजिएगा। ठीक है, तो जोड़ने में थोड़ा आसान होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 6 और 3 9 आ गया, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जोड़ लीजिए 8 8 16, 16 और 4 20 होता है। ठीक है, ये हो गया 16 और 4 20। ठीक है, इसको जोड़िए, देखिए 5 और 4 9 होता है, इसको छोड़ देंगे तो 8 4 12, 12 और 2 ये 14 होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये देखिए 6 और 3 9 हो गया, तो 4 2 6 और 1 ये 7 हो गया। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 9 खत्म हो गया, तो 7 5 12 और 12 और 6 18 हो गया। तो देखिए इसमें से कौन ऐसी संख्या मिला जो 18 से कट जाएगा, सॉरी कौन ऐसी संख्या मिला जो 3 से कट जाएगा। तो 20 तो 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब है ये वाला संख्या 12 से भी नहीं कटेगा। 14 भी 3 से नहीं कटता है, तो ये भी संख्या 12 से नहीं कटेगा। 7 भी 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 12 से नहीं कटेगा। 18 3 से कटता है, तो एक ही ऑप्शन है जो आपका 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेक करके बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। ये सब सवाल आप देख लीजिए, सब बताया हुआ है कि कब पूछा गया। तो देखिए ALB 2018 में सब सवाल पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये हल्का सवाल है तो इसको नहीं पूछा जाएगा। बेसिक सवाल तो खूब आता है, 50% करीब सवाल बेसिक आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप काम बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ों पे आप ज़्यादा काम करेंगे तो छोटा छोटा सवाल नहीं छूटेगा और ये आपका स्कोर को बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल अभी आपके स्क्रीन पे आया होगा। देखिए इनमें से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। सेम सवाल है, उस समय पूछा था 12 से विभाज्य है, इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। तो पहले 6 के बारे में आप सोच लीजिए कि 6 किसका मल्टीपल है। ठीक है, ये जो 6 दे रखा है इसमें देख लीजिए 6 किसका मल्टीपल है। तो 6 को हम लोग बोलते हैं 2 गुने 3। ठीक है, 2 गुने 3। तो सेम चीज़ है, आप 2 से चेक कर सकते हैं 2 से कौन सी संख्या कटती है। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पे 0 हो या 2 का कोई भी मल्टीपल हो तो वो संख्याएं 2 से कट जाती है। तो देखिए एक बार ऑप्शन, सबके इकाई के स्थान पे क्या है 2 है ना, 2 का मल्टीपल है, तो ये सारी संख्याएं 2 से तो कटेगी।
पर 6 से कटने के लिए इसको 3 से भी कटना पड़ेगा। अब चेक करते हैं 3 से कैसे चेक करते हैं, तो संख्याओं का अंकों का योग निकालते हैं, और योग निकालने पर ध्यान रखते हैं 9 आएगा तो छोड़ देंगे, ये छोटा सा बात है। देखिए जैसे यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 आ गया, तो बच कितना गया, इसमें तो 2 बच गया। अब ये 2 जो है 3 से तो नहीं कटता है, दैट मीन्स कि ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। यहाँ देखिए ये आपका 9 हो गया और 7 और 2 9 हो गया, इसको हटा दीजिए तो 6 5 11 हो जाता है। 11 तो 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या भी 6 से नहीं कटेगी। अब ये देखिए 5 4 9 हो गया, और यहाँ पे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 7 करेंगे तो 15 और 15 6 21 हो जाता है। 21 3 से कटता है और ये 2 से भी कट रहा है, तो ये संख्याएं 6 से भी कटेगा। इसको भी आप जोड़ के देख लीजिए, ये संख्या में कितना बच रहा है, 9 को हटाएंगे तो 4 बच रहा है, तो ये संख्या आज भी जो है 6 से नहीं कटेगी। तो इस प्रकार आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका संख्या जो है 6 से कट जाएगी, चूंकि ये संख्याएं 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। तो आपका जो अगला सवाल है वो ये कह रहा है, देखिए एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संख्या को 100 से गुना करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा हिंदी वाला सही से नहीं लिखा है, हम इंग्लिश वाला सवाल पढ़ दे रहे हैं। ए पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन एडेड टू 1000 गिव्स ए सम विच इज ग्रेटर देन 10.06 व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस पॉजिटिव इंटीजर इज। ठीक है, ये सवाल ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि वह पॉजिटिव इंटीजर मतलब वह धनात्मक संख्या बताइए जिसको यदि हम 1000 में जोड़ दें। देखिए यहां पे हम आपको समझा दे रहे हैं, कह रहा कि वह पॉजिटिव इंटीजर बताइए, मतलब वह धनात्मक पूर्णांक बताइए जिसको यदि हम 1000 में जोड़ दें, तो वो वाला धनात्मक पूर्णांक हमें मालूम है नहीं। ये धनात्मक पूर्णांक जिसके बारे में पूछा है, इसको जोड़ दें, आप इसको x बोल सकते हैं कि इतना में जोड़ दें तो क्या हो जाए, तो वो जो है ग्रेटर देन हो। ये पूरा देखिए यहाँ पे कि गिव्स ए सम, तो ये जो सम दिया हुआ है ये क्या है, तो ग्रेटर देन, इतना ग्रेटर देन 10.06। ठीक है, और कब ऐसा हो, मतलब ये जो आपका मिला हुआ है ना संख्या, जो ये आपका सम मिला, जो योग मिला, ये बड़ा होगा किससे, 10.06 से। लेकिन कब बड़ा होगा, जब इस संख्या को यहाँ लिखा हुआ कि व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब जब इस संख्या को हम जब 100 से गुना कर देंगे तब ये संख्या जो है इसका प्रोडक्ट इससे छोटा होगा, मतलब ये वाला संख्या बड़ा होगा, ऐसा बोला। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा इस 100 से, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका वैल्यू बचा 1000 प्लस x ग्रेटर देन 1006। तो हम यहाँ से x जब निकालेंगे तो x ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, 1006 माइनस 1000, तो यहाँ से आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 6। ठीक है, मतलब ये कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर की बात बोल रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक बताइए, तो ये जो धनात्मक पूर्णांक होगा, ये जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो जिसको आपने x बोला है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन चेक किए 6 से बड़ा कौन है, क्या ये 6 से बड़ा है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या ये 6 से बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। ये 5 भी नहीं होगा चूंकि 6 से बड़ा नहीं। 7 इसका सही जवाब है चूंकि ये 6 से बड़ा है। तो ये छोटा सा सवाल था, हिंदी वाला थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक नहीं लिखा है, इंग्लिश वाला बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त है। संयुक्त संख्या के बारे में पूछा कि संयुक्त संख्या क्या है, तो आपको थोड़ा सा समझना है थ्योरी भी इसका कि संयुक्त संख्या क्या होती है। संयुक्त संख्या को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और इसको आप भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब हो गया, संयुक्त संख्या का मतलब हो गया कंपोजिट नंबर या भाज्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर, या इसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, 2 संख्याएं होती है, जानते हो गया, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, भाज्य को कंपोजिट नंबर बोलते हैं और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है, भाज्य वो संख्याएं होती है जो एक से, स्वयं से और किसी और संख्या से कट जाती है। ठीक है, जैसे भाज्य संख्या के एग्जाम्पल अगर हम पूछे तो क्या बताओगे, तो भाज्य संख्या कौन कौन होती है, तो आप कह सकते हो जैसे 4, तो 4 जो है 1 से भी कटती है, 4 से भी कटती है यानी स्वयं से भी कटती है, और 2 से भी तो कटती है।
तो ये सब संख्या भाज्य संख्या है। 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। इस तरीके से इनफाइनाइट संख्या आपको मिल सकती है जो भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य वो संख्याएं होती है जिसको 1 से कटना है और स्वयं से कटना है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। अच्छा, इसका और अलग अलग नाम भी होता है, तो वो नाम भी आपको याद रखना है कि भाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जिसे नहीं पता हो वो नोट भी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? ऋण संख्या। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर ये अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? तो जैसे अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 और इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 11। तो ये सब संख्या बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर मिल जाएगा ऐसा। तो ये सब संख्या जो 1 से और अब वो खुद से कटती है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बोलना है कि ये 2 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, चलिए अभी सवाल को सोल्व करते हैं कि क्या पूछा है। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संयुक्त संख्या, मतलब कौन सी भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी संख्या से भी कट जाए। ठीक है, तो सबसे आसान है चेक करना कि पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई के स्थान पे देख लीजिए कोई भी 2 नहीं है, 0 नहीं है और 2 का मल्टीपल भी नहीं है। तो 3 से चेक करेंगे। देखिए 7, 4, 11 ये 3 से नहीं कटेगा। 7, 3, 10, 10 भी 3 से नहीं कटेगा। 6 और 7 तो ये आपका 13 होता है, ये भी 3 से नहीं कटेगा। और 5, 7 होता है 12, तो ये 3 से भी कटेगा। तो 1 से भी कटेगा, 57 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा, जो कि 57 जो है ये कंपोजिट नंबर है। देखिए ये 19 से भी कटता है, 19 × 57 होता है। क्योंकि 3 से कटेगा तो 3 को मल्टीप्लाई 19 से ही तो करते हैं, तो 57 आता है। तो ये जो संख्याएं है ना, ये आपका कंपोजिट नंबर है, या इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या है। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल पूछा था जिसमें आपको भाज्य, अभाज्य, ऋण संख्या ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बात और है, भाज्य संख्या का एक और नाम है, जिस तरीके से इसको हम ऋण संख्या कहते हैं, उसी तरीके से हम भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, यौगिक का मतलब होता है कुछ उसमें और मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है और इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये आपका नेक्स्ट सवाल है। कहा कि यदि संख्या x 4, 5, 6, 2, 9 द्वारा विभाजित है तो x का मान कितना होगा? ठीक है, 9 से विभाजित है। आपको हमने शुरू में ही बताया कि 9 की विभाजिता का नियम क्या है। तो संख्याओं का योग, इसमें जितने भी नंबर यूज हुए हैं उन सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो पूछा क्या है कि यदि संख्या इतना 9 से विभाजित तो x के स्थान पे क्या रखा जाए, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो हम एक बार जोड़ते हैं। जोड़ने वक्त आपको एक बताए थे, हिंट भी दिए थे कि जहां पे जोड़ करके 9 आएगा उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहां से देखो 5 और 4 9 होता है, जिसको आप छोड़ दीजिए तो ये 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, तो आपको 8 मिल गया और प्लस में x मिल गया। और अगर इसको 9 से कटना है तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? देखिए यदि 1 पुट करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। 4 रखेंगे तो 8 4 12 हो जाता है और 12 9 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ 3 रखेंगे तो 8 और 3 11 हो जाता है, वो भी 9 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1। चूंकि 8 और 1 9 होता है तो ये आराम से 9 से कट जाएगा। तो x के स्थान पे आप 1 रख सकते हो, तो ये संख्या 9 से कट जाएगा। अर्थात मेरा कहने का ये मतलब है कि x के जगह पे 1 रख दोगे तो संख्या क्या बन जाएगा? 1 4 5 6 और 2। तो ये जो संख्या मिली ना, ये संख्या 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ये सब नंबर सिस्टम में पूछा गया और आपको करके आना ये सारी सवाल, कुछ भी इसमें नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा याद करोगे कुछ चीज़ों को, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक सवाल है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम है? ठीक है, ट्विन प्राइम, ये भी आपका एक अच्छा सवाल हो सकता है, क्योंकि ये आपको याद होगा नहीं तो लोगों को दिक्कत करता है ये चीज़ें। ट्विन प्राइम क्या होता है? ठीक है, प्राइम तो आपको बताया कि प्राइम क्या होता है, तो प्राइम के बारे में आपको बोले अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। ठीक है, क्या होती है अभाज्य संख्या? 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, उसे हम प्राइम संख्या कहते हैं। तो इसमें से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम है? ट्विन का मतलब 2 होता है,
याद रखिएगा, ट्विन प्राइम का मतलब ये होता है कि वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 हो। ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए कि दो अभाज्य संख्याएं, पहला अभाज्य संख्या ये हो गया, ये दूसरा अभाज्य संख्या है, तो इस दोनों का जो अंतर है ना, इसका अंतर ये आपको 2 मिलना चाहिए। अच्छा, अभाज्य भी होना चाहिए। ये दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए? ये दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए और इसका जो अंतर है, डिफरेंस, वो 2 का मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों जोड़ा आपका ट्विन प्राइम कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर गौर से देखें सबको, तो है तो वैसे सब अभाज्य संख्या ही है, पर ऑप्शन नंबर बी को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 133, और 133 जो होता है वो 7 से पूरा पूरा कट जाता है। दैट मीन्स ये कि ये 133 तो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। हाँ या नहीं? आप 7 से इसको भागा देके देखिए इसको अगर हम 7 से भागा देंगे ना 133 को, तो ये पूरा पूरा कटेगा। जैसे 7 एकम 7, तो बच गया आपका 6, और इसको हम 7 नमा 63 होता है, तो ये 19 बार में पूरा पूरा कटता है। तो 133 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। चूंकि हमें अभाज्य संख्या चाहिए था, तो यही वाला जो जोड़ा है वो आपका ट्विन प्राइम नहीं है। पूछा है ट्विन प्राइम नहीं है, तो यही जोड़ा ट्विन प्राइम नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन है वो सब ट्विन प्राइम है। देख लो अंतर सब में 2 ही है। हालांकि यहाँ भी ऑप्शन देखो तो 131 और 133 लिखा है, तो ये भी 2 का ही अंतर है, लेकिन एक संख्या भाज्य घुसा दिया था, इसलिए ये वाला संख्या ट्विन प्राइम नहीं होगा। तो ये छोटा सा सवाल था। आप ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनना, चूंकि हम सब कुछ इसमें थ्योरी भी आपको धीरे धीरे बता रहे हैं कि क्या करना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि 1 से 100 दोनों सम्मिलित, सवाल में लिखा हुआ है क्या? दोनों सम्मिलित, मतलब 1 को भी सम्मिलित करना है और 100 को भी सम्मिलित करना है। दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना क्या है वो देखिए। 1 से स्टार्ट करना मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से जोड़ना है और 100 तक जाना है, और पूछा है कि इसका योग क्या होगा। बहुत सिंपल सा बात है। लगातार संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? जब कोई संख्या लगातार होता है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं ना। 1 से स्टार्ट करें तो ये क्या है? प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 से आप निकाल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा। चलिए, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और बटा 2। n जो है इसका अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या अभी यहाँ पे कितना है? 100 है। अंतिम संख्या कितना है? 100 है, क्योंकि सवाल में कहा दोनों को सम्मिलित करना था। और 100 गुने 100 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 101 हो जाएगा बटा 2। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये वाला वैल्यू 2 से काटेंगे 100 को तो 50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 101, चूँकि इसको हमने कट किया है। अब इसको हम गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो ये 505 और एक 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 5050। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे 5050, ये ऑप्शन नंबर 1 में देखिए दिखा रखा है 5050। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इतना आसान सा सवाल रेलवे ने पूछा है और बच्चे इन सारे सवालों से भी डर जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रैक्टिस थोड़ा कम करते हैं। आपको बस प्रैक्टिस करना है तो आप सवाल को आसानी से सोल्व करके आ जाओगे। देखो ये सवाल बोला यदि 23 गुने 19 बराबर 437 है तो 0.0437 को भागा देंगे 1.9 से, तो क्या आएगा? क्या पूछना चाह रहा है ये पूछना चाह रहा है कि यदि हम 0.0437 को भागा दें 1.9 से तो क्या मिलेगा? ठीक है, जबकि इसने कहा कि 23 गुने 19 जो है इसका वैल्यू बताया है कि इतना है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ऊपर में दे रखा है 437 और यहाँ लिखा है 1.9। देखिए ये दशमलव को काटोगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, और इस दशमलव को काटेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? तो 1 1 फिर 3 0। ठीक है, सॉरी 4 0 आएगा, क्योंकि 4 को यहाँ पे है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये 19 आ चुका है, अब एक बार और लिख देते हैं ताकि आप थोड़ा समझ सको इसको। ये आ गया 00437 मल्टीप्लाई 10, और नीचे आ गया 19 मल्टीप्लाई ये 4 0 आएगा। अब 19 गुने
23 था ना, तो नीचे में अपने मन से 23 को गुना कर दो और ऊपर भी 23 को गुना कर दो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका 23 गुने 19 का वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये देखो 23 गुने 19 जो है, ये दोनों को गुना करोगे तो 437 आएगा, तो ऊपर भी 437 से कट जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितना मिलेगा, देखो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा 23/1000। इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो क्या होगा, 23 तो 2 अंक है, 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए, वो जीरो लगा देते हैं और ये वैल्यू आ जाएगा 0.023। देखिए कहाँ पे ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 0.023, तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। सेम वही सवाल है, सिर्फ ऑप्शन चेंज है कि 12 से कौन विभाज्य है। अभी हमने आपको पहले स्लाइड में बताए थे, मिला था 12 से कौन विभाज्य है, तो हमने कहा था कि 12 से वही संख्या विभाज्य हो जाएगी। चूंकि हम 12 को 3 गुने 4 कहते हैं, तो 3 से और 4 से दोनों से कटना चाहिए, तब आपका 12 से भी कटेगा। ये सवाल हम करा चुके हैं और ये सवाल देखिए एएलपी में पूछा गया, ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं पूछा गया है, ये सवाल भी आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का पूछा हुआ है 2018 में। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सवाल तो हमने पहले सॉल्व कराया, सिर्फ इसका ऑप्शन चेंज है, वही वाला ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको क्या करना, घर पे एक बार ट्राई करना, उसी मेथड का इस्तेमाल करना। समझ में नहीं आए तो फिर से पीछे जाकर एक बार समझ लेना। और इस सवाल का जवाब हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसका कमेंट करके बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा और आपको ये चीज़ें समझ में आया या नहीं आया, वो भी आप कमेंट करके बताना। चलिए हम नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं क्या बोल रहा है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। ठीक है, हमने भाज्य संख्या के बारे में आपको बताया कि भाज्य कौन सी संख्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या किसके बारे में क्या बताया आपको, सॉरी, भाज्य संख्या के बारे में हमने क्या बताया है कि वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी संख्या से कट जाए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें से हमको चेक करना कि कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से तो कोई संख्या नहीं कटती है। 3 से चेक करके देख लेते हैं कि 3 से कोई संख्या कट जाती है क्या। अगर 3 से कट जाएगी तो वही संख्या भाज्य हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखें तो देखो 4 2 6 और 1, ये तो 7 आ रहा है, तो ये तो 3 से नहीं कटेगा। 7 2 9, 9 को तो हटा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ देखो 6 2 8 और 1 9, ये तो जोड़ करके 9 आता है। 5 2 7 और 1 8। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो एक ही संख्या है जो 3 से कट रही है। ठीक है, तो जो 3 से भी कट गया, 261 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कट गया ये संख्या। तो जब ये 3 से भी कट गया, इसका मतलब ये संख्या भाज्य है, बाकी सारी संख्याएं अभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिखाएं कि क्या है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा ठीक है। सवाल क्या बोला कि यदि x और उसके बाद बोला 3 4 5 1 3 से विभाज्य है, तो x एक अंक है, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा। ये सवाल थोड़ा ठीक है, x का सभी संभव मानों का योग क्या होगा। तो 3 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे और बताए थे कि जोड़ करके 9 आए तो छोड़ देना उसको। तो 5 और 4 9 होता है, इसको छोड़ देते हैं। तो 3 और 1 4 आ रहा है। ठीक है, अंक में तो 4 आ रहा है और इसके आगे x है, तो इसको हम x लिख देते हैं। अब ये संख्या को 3 से काटना है। ठीक है, तो हम x के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं। ठीक, संख्याओं को हमको 3 से विभाजित करना है। तो पूछा है कि x के जगह पे क्या क्या संभव मान होगा और उनका योग क्या होगा। तो x के जगह पे आप चेक कर लो, क्या 1 रख सकते हैं। तो 1 रखोगे तो 4 और 1 5 होगा, तो 3 से तो नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो x के जगह पे 2 रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो 4 और 3 7 हो जाता है, जो कि 3 से नहीं कटता है। 4 रखोगे तो 4 4 8 होता है, ये भी 3 से नहीं कटता है। फिर हम 5 रख सकते हैं, तो 5 और 4 9 हो सकता है, तो ये कट जाएगा। 5 और 4 9 3 से कटता है, तो एक जगह 5 रख सकते हो। 6 रखेंगे तो 6 और 4 10 होता है, 3 से नहीं कटता है। 7 रख के देख लो, 7 अगर रखेंगे तो 7 4 11, ये भी 3 से नहीं कटता है। 8 रखेंगे तो 8 और 4 12, तो 8 रख सकते हो। 8 4 12, 3 से कटता है। 9 रखेंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, वो 3 से नहीं कटता है। इसके आगे 10 नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 अंकों में आपको नहीं रखना है, एक सिंगल डिजिट है। ठीक है, और पूछा है कि ये जो संख्या पॉसिबल संभव मान मिला है, इसका योग क्या होगा। तो जोड़ के बता दो, तो 8 और 2 10 और 5 15 हो रहा है इसका योग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो भी x का संभव मान है उसका योग 15 होगा। और इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये आसानी सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको x का बारी बारी से वैल्यू रखना है और देख लेना 3 से कौन संख्याएं कटती है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में बताएं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से नहीं कटे, वो संख्या
अभाज्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं चाहे वो 899 हो, 899 हो, चाहे वो 1147 हो, और चाहे वो 889 हो यानी 889 हो, ये सारी संख्याएं जो है वो किसी ना किसी संख्या से विभाज्य है। आपको बता दें या आपको 899 जो है इसको 31 से आप विभाजित करोगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। 1147 भी 31 से पूरा पूरा कट जाता है, और ये संख्याएं जो है आपका 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो भाग दे करके भी। तो ठीक है, ये तीनों संख्याएं जो है कट रही है किसी न किसी संख्या से। ये आपका 997 जो है वो किसी संख्या से नहीं कटती है, सिर्फ 1 से कटती है और 997 से कटती है, तो यही संख्या अभाज्य है। ठीक है, इतना सिंपल सा सवाल है, भाज्य अभाज्य से बहुत सवाल पूछता है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। मतलब आपको कौन कौन सा पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याएं का श्रृंखला है, वो आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहली बात, एक जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 से स्टार्ट किया है, तो अभाज्य संख्याएं 1 से स्टार्ट नहीं होती है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, हमेशा याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो 3 से स्टार्ट किया है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 छोड़ दिया है। ये देखिए 2 से तो स्टार्ट किया लेकिन इसमें 3 छोड़ दिया, तो 3 भी तो अभाज्य संख्या थी, ये भी नहीं होगा। ये वाला सीरीज बिल्कुल सही है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सारी संख्याएं अभाज्य है। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या, तो इस तरीके से इसका सही जवाब तो ऐसे ही आपका छट गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, इनमें से एक संख्या 1.25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये तो ऐसे ही आसान सवाल पूछा है, एक संख्या बोला है कि 1.25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, और दोनों का गुणनफल बोला है 20 है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही सवाल है कि अगर आप इसको x बोलना चाहो तो बोल दो। x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा 1.25, ये दशमलव को कैंसिल करोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब इसको आप काट लो, देखो 25 को 25 से होता है और 25 चक 100 हो गया, 5 चक 20 हो गया, तो ये 4 गुने 4 आ गया 16। डेट मीन्स की दूसरी संख्या जो है वो 16 होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही इसका सही जवाब है। देख लो ये सारा सवाल आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये सवाल, और ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। तो आप ध्यानपूर्वक थोड़ा प्रैक्टिस करिए, नंबर सिस्टम पे तो खास करके प्रैक्टिस करिए कि 2-4 सवाल मिल जाए, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये थे आपका नंबर सिस्टम से कुछ छोटा छोटा सवाल जो मैंने कलेक्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, और एक भी सवाल इसमें मैंने ऐसा नहीं लाया था जो पिछले साल रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी उसमें नहीं पूछा गया था। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाए थे कि देखो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हल्का सवाल है फिर भी पूछा जाता है। बच्चों का दिक्कत क्या है ना कि हार्ड सवाल पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बेसिक चीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वहाँ कन्फ्यूजन आता है, तो वैसे सवाल को भी गलती करके आते हैं। बिल्कुल ये काम नहीं करना है। जो चैप्टर्स आपका अच्छा है उसको और अच्छा बनाइए, ताकि उसको आप कभी भी गलत करके नहीं आइए। जो आता है तो आता है, वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोशिश अब यही करेंगे कि आपको जो और सीरीज इसका बन सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको हम बारी बारी से डिस्कस करें। सिर्फ मेरा इतना मोटिव है कि इसमें आपको साथ साथ में थ्योरी भी बताएं, ताकि उन बच्चों का भी मैथ जो छूटा हुआ है, जिनका बेस थोड़ा ठीक नहीं या फिर नहीं पढ़ पाए, तो अभी 2-3 महीने प्रैक्टिस करके और हमारे साथ सीख सकते हो। तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और लोगों का सवाल जो है वो समस्या का जो है हल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जब शेयर करोगे आप वीडियो, तो और लोगों का जो समस्या है वो हल हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं तेज बच्चों को सिखाने की, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो मीडियम ग्रेड के स्टूडेंट हैं, जिनको थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा नहीं पढ़ पाए या फिर अपने पारिवारिक समस्या को लेकर के इसके पहले वो काम धाम में जुड़ गए थे और पढ़ाई से थोड़ा दूर हो गए थे, उन सभी बच्चों को हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तैयारी अच्छे से करो घर पे बैठ करके, और अच्छा स्कोर करके हो सके तो रेलवे में जॉब कर सकते हो। ठीक है, लगे रहोगे तो कुछ अच्छा ही होगा, और छोड़ छोड़ के काम करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपका जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, यदि आपका सपोर्ट अच्छा होगा तो और भी हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।